उत्तर प्रदेश की सियासत और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक डर और पावर का अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाकर रखा। अतीक अहमद। कद में ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन नजरों में ऐसा खौफ कि बड़े बड़े लोग सामने बोलने से पहले 2 बार सोचें। सिर पर टोपी, आंखों में अजीब सी लालिमा और चाल में वो कॉन्फिडेंस जो बताता था कि उसे कानून से ज्यादा अपनी पहुंच पर भरोसा है। इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, वहां का लोकल सिस्टम एक दौर में बिना अतीक की मर्जी के हिलता नहीं था। जमीन का सौदा हो, टेंडर का मामला हो या चुनाव का फंड, हर जगह उसका नाम आता था। छोटे किसान से लेकर बड़े बिल्डर तक, अगर किसी की जमीन उसे पसंद आ गई तो समझो खेल शुरू। उसके लोग पहले समझाते थे, फिर मनाते थे, और अगर सामने वाला फिर भी नहीं माना तो डर का लेवल बदल जाता था। लोग कहते थे कि वो सामने खड़े होकर ही बोल देता, अब ये जमीन हमारी है, समझ लो शांति से, वरना मुश्किल हो जाएगी। कई लोग पुलिस तक पहुंचे, लेकिन हर कोई खुलकर गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2015 के आसपास लखनऊ के एक बड़े कारोबारी की जमीन को लेकर भी विवाद हुआ। आरोप लगे कि दबाव बनाकर कागजों पर साइन करवाए गए। उस वक्त जो वीडियो और फोटो वायरल हुए, उनमें एक अजीब सा खुलापन दिखा, जैसे उसे यह दिखाने में भी डर नहीं कि वो क्या कर रहा है। यही उसकी स्ट्रैटेजी थी। डर सिर्फ काम से नहीं, इमेज से भी बनाया जाता है, और वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था। अतीक का सफर अचानक शुरू नहीं हुआ था। 1962 में एक साधारण परिवार में जन्मा ये लड़का पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। मिडिल स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उस दौर में इलाहाबाद के कुछ इलाकों में छोटी मोटी चोरी, रेलवे स्क्रैप का धंधा और लोकल गैंग्स का दबदबा आम बात थी। शुरुआत वहीं से हुई। ट्रेन से कोयला चोरी करना, ठेकेदारों को डराकर हिस्सा लेना, यह सब उसके लिए सीखने का फेज था। फिर उसकी एंट्री हुई लोकल डॉन चांद बाबा के गैंग में। चांद बाबा उस वक्त इलाके का बड़ा नाम था। अतीक ने वहां रहते हुए सिर्फ काम नहीं सीखा, बल्कि सिस्टम को समझा। पुलिस से कैसे डील करना है, नेताओं से कैसे नजदीकी बनानी है और डर को ब्रांड कैसे बनाना है। लेकिन महत्वाकांक्षा हमेशा गुरु से बड़ी निकली। गैंग के अंदर पॉलिटिक्स हुई, रिश्ते बिगड़े और आखिरकार रास्ते अलग हो गए। कुछ ही सालों में दोनों आमने सामने आ गए। गैंग वॉर हुआ और इलाके की तस्वीर बदल गई। उस टकराव के बाद अतीक का नाम तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। 1989 उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। जेल से बाहर आने के बाद उसने सोचा कि असली पावर सिर्फ बंदूक से नहीं, वोट से मिलती है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन का माहौल था। समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी। अतीक ने खुद को रक्षक के रूप में पेश किया। उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा, विधायक बन चुका था। राजनीति में आने के बाद भी उसका स्टाइल ज्यादा नहीं बदला। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास पावर का लीगल कवर भी था। 1991 और 93 में उसने फिर जीत हासिल की। धीरे धीरे उसका नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, बिजली और रेलवे टेंडरों तक फैल गया। पुलिस अफसरों से टकराव भी हुए। कुछ अफसरों ने सख्ती दिखाई तो कुछ का ट्रांसफर हो गया। लोग कहते थे कि वो मुस्कुराकर खबर देता, सर आपका ट्रांसफर हो गया है। 2005 की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए पहले से ही गर्म थी, लेकिन 25 जनवरी ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। इलाहाबाद की सड़कों पर गोलियां चली और बसपा विधायक राजू पाल की वहीं मौत हो गई। उनके शरीर में कई गोलियां लगी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक राजनीतिक मैसेज था। इलाके में पहले से ही तनाव था और लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि ये लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं, 2 ताकतों की है। राजू पाल की हत्या के बाद एक नाम बार बार सामने आया, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। केस आगे बढ़ा तो उमेश पाल का नाम मुख्य गवाह के तौर पर उभरा। 2006 में उमेश पाल के अपहरण की खबर आई। आरोप लगा कि उसे इसलिए उठाया गया ताकि उसकी गवाही कमजोर की जा सके। उस वक्त अशरफ उपचुनाव जीत गया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अहमद बंधुओं की पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उनकी उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने सीधे बसपा प्रमुख मायावती को नाराज कर दिया। पहले से मौजूद लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की कड़वी यादें ताजा हो गईं। 1995 की वो घटना जब गेस्ट हाउस में हंगामा हुआ था, अब भी उनके जहन में थी। जब 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो साफ दिखा कि अब सत्ता का पलड़ा बदल चुका है। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को राजनीतिक रूप से आगे लाया गया और अशरफ को चुनाव में कड़ी टक्कर मिली। कुछ ही सालों में अहमद परिवार की राजनीतिक ताकत तेजी से घटने लगी। जो लोग कभी खुलेआम उनके साथ खड़े होते थे, अब दूरी बनाने लगे।
इसी दौर में प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक बिल्डिंग निर्माण को लेकर विवाद हुआ। आरोप थे कि जमीन जबरदस्ती ली गई थी। निगरानी के दौरान एक सिनेमा हॉल के मैनेजर से बदसलूकी की खबर भी आई। मामला तब और बड़ा हो गया जब पता चला कि उस संपत्ति से जुड़े लोग राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थे। ऊपर तक फोन गए और आखिरकार दबाव में आकर चाबियां लौटानी पड़ी। यह घटना प्रतीक बन गई कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मायावती सरकार के दौरान पुलिस की सख्ती बढ़ी। अतीक पर पुराने केस दोबारा एक्टिव हुए। दबाव इतना बढ़ा कि उसे दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली भी ज्यादा दिन सुरक्षित ठिकाना नहीं बना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ लिया और वापस उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। 2008 में एक दिलचस्प राजनीतिक मोड़ आया। संसद में भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर वोटिंग थी। उस वक्त कुछ सांसदों को 2 दिन की जमानत मिली ताकि वे वोट दे सके। अतीक भी उनमें शामिल था। उम्मीद थी कि वह अपने पुराने राजनीतिक संरक्षकों के पक्ष में वोट देगा, लेकिन उसने अलग रुख अपनाया। इस फैसले ने उसके कुछ मजबूत रिश्तों में दरार डाल दी। बाद में जब समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में लौटी तो कोशिश हुई कि उसे फिर से पार्टी में जगह मिले, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ दूरी बना ली। वजह साफ थी, लगातार बढ़ते आपराधिक आरोप और खराब होती छवि। यह अतीक के लिए बड़ा झटका था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब हालात और बदल गए। सबसे पहले उसे प्रयागराज से दूर देवरिया जेल भेजा गया। लगा कि इससे उसका नेटवर्क कमजोर होगा, लेकिन जल्द ही लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण का मामला सामने आया। आरोप था कि कारोबारी को जेल परिसर तक लाया गया और संपत्ति से जुड़े कागजों पर दबाव डालकर साइन करवाए गए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की भी बात कही गई। इस घटना ने प्रशासन को और सख्त कर दिया। 2019 में उसे गुजरात की साबरमती जेल ट्रांसफर कर दिया गया। मकसद साफ था, उसके प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह दूर रखना। धीरे धीरे उसका गैंग बिखरने लगा। कुछ पुराने साथी उसके खिलाफ गवाही देने लगे। पुलिस ने संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां गिराई गईं। राजनीतिक जमीन भी खिसक चुकी थी। 2019 का चुनाव उसने जेल से लड़ा, लेकिन उसे बेहद कम वोट मिले। यह संकेत था कि उसका जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। इसी बीच 2023 की शुरुआत में उमेश पाल हत्याकांड ने फिर से सब कुछ बदल दिया। फरवरी में दिनदहाड़े उमेश पाल पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज पूरे देश ने देखी। आरोप सीधे अतीक और उसके परिवार पर गए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। मार्च में अदालत ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब उसे प्रयागराज वापस लाया गया। इसी दौरान उसका बेटा असद भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह अतीक के लिए निजी और मानसिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका था। जब उसे प्रयागराज लाया गया तो मीडिया के सामने उसने कहा, हम पूरी तरह टूट चुके हैं, हमारे परिवार को परेशान मत कीजिए। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। 14 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। मीडिया मौजूद थी, कैमरे ऑन थे। जैसे ही अतीक और अशरफ गाड़ी से उतरे, सवाल पूछे जाने लगे। तभी अचानक गोलियां चली। कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। हमलावरों ने मौके पर ही आत्मसमर्पण कर दिया। यह पूरी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हुई। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। सुरक्षा में चूक कैसे हुई? हमलावरों के मकसद क्या थे? और क्या यह सिर्फ सनसनी फैलाने की कोशिश थी? पुलिस जांच शुरू हुई। नाम सामने आए, मोहित, लवलेश और अरुण। बताया गया कि उन्होंने खुद को पत्रकार बताकर मौके तक पहुंच बनाई। बाद में हथियारों की सप्लाई और पुराने आपराधिक कनेक्शन की बातें सामने आईं, लेकिन असल सच्चाई की परतें अभी भी जांच का हिस्सा हैं। अतीक और अशरफ की मौत के बाद प्रयागराज के चकिया इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। भारी पुलिस बल तैनात रहा। इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की गईं। अंतिम संस्कार शांत माहौल में हुआ। जो व्यक्ति कभी हजारों लोगों के बीच चलता था, उसका अंत बेहद सादगी से हुआ। कुछ महीनों बाद उसके छोटे बेटे बाल सुधार गृह से बाहर आए और रिश्तेदारों के साथ रहने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगली पीढ़ी इस चक्र को तोड़ेगी या वही रास्ता चुनेगी? इतिहास गवाह है कि अपराध और सत्ता का गठजोड़ अंत में टिकता नहीं। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर एक जैसा होता है। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की बायोग्राफी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां राजनीति और अपराध लंबे समय तक साथ चलते रहे। यह कहानी बताती है कि पावर का नशा कितना खतरनाक होता है, और यह भी कि कानून की पकड़ देर से सही
लेकिन कसती जरूर है। जो कभी खुद को अजेय समझता था, उसका अंत कैमरों के सामने हुआ। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है।